बेटा हम लोगों ने बात किया था यूरिन फॉर्मेशन की। यूरिन फॉर्मेशन में आपको बताया गया कि 3 स्टेप्स हैं। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। दूसरा है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रेशन। बेटा ध्यान देना, आपको बताया गया था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में होता ये है आपको ये बताया गया कि बेटा यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज हैं, एफरेंट का डायमीटर ज़्यादा है, इफरेंट का कम है। इसके वजह से यहाँ पर एक्युमुलेशन होता है। और इधर देखो बेटा, एक्युमुलेशन की वजह से यहाँ फिल्ट्रेशन होता है, सब कुछ फिल्टर होके आता है, जिसे हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं। यही बताया गया था। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो प्रेशर ब्लड के अंदर लगता है वो GHP जो होता है 60 mmHg। और आपको बता दें इसके अपोजिट 2 प्रेशर लगते हैं। एक तो ब्लड के कंपोनेंट जो इसका विरोध करते हैं, इसे कहते हैं हम लोग BCOP, जिसकी वैल्यू होती है 32 यूनिट। और जो यहाँ कप भरने में विरोध होता है उसे कहते हैं CHP, जिसकी वैल्यू होती है 18। ये दोनों मिल के विरोध करते हैं, तो जो इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर आता है हमारे पास वो आता है 10 mmHg। इसमें से माइनस कर दिया दोनों जोड़ के। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ सारा का सारा छन के आ गया, जिसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट। सवाल है यहाँ जो फिल्ट्रेट है ये क्या है? ये है बेटा ब्लड माइनस ब्लड सेल माइनस प्रोटीन। ये हो जाएगा ब्लड माइनस ब्लड सेल प्लाज्मा, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। ये आपका हो जाएगा फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट हो गया प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। अब बेटा ध्यान देना, मैंने आपको बताया था, कंचन इधर ध्यान दो। हाँ हाँ माइनस है ना, कहाँ से आ गया? इधर देखो, इधर देखो। अब सवाल ये है कि कितना ब्लड पास होता है, कितना फिल्ट्रेट बनता है, आपको बताया गया था। इधर देखो, यहाँ से जो ब्लड पास होता है डेली, जिसे हम लोग कहते हैं रीनल फ्लो, ये होता है 1200 ml पर मिनट। 1200 ml पर मिनट पास होता है हमारा। ठीक बेटा ध्यान देना, 1200 ml पर मिनट पास होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फिल्ट्रेट बनता है ये बनता है 125 ml पर मिनट। तो अगर इसको पर डे बनाना हो तो हमें रिजल्ट आ जाता है 125 × 60 × 24, तो 180,000 मिलीलीटर पर डे। मैंने बताया था इसका लेस दैन 1% चेंज इनटू यूरिन, यही बताया। लेस दैन 1% बेटा ये नियरली होता है 0.8%। इसको कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 1.4 लीटर, मतलब 1 से 1.5 लीटर यूरिन, 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे एक नॉर्मल इंसान बनाता है और रिमूव करता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब ये फिल्ट्रेट बन गया। अब है हमारे पास सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, लेकिन इसको नोट भी तो कर लें हम लोग कल। नोट, अरे बाकी रीनल फ्लो से बोल के लिखाना है 2-4 लाइन ना, लिखो। हो गया बेटा, चमक रहा है। अच्छा चमक रहा है। तो आगे देखते हैं, लिखो। नियरली उसी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिखेंगे, नियरली या 1200 1200, कितनी भी इंग्लिश मीडियम पढ़ लो समझ में हिंदी ही आती है। 1200 मिलीलीटर blood pass through kidney pass through kidney. It is called as renal flow. It is called as renal flow. इसे हम क्या कहते हैं? रीनल फ्लो कहते हैं।
क्या बोलते हैं? रीनल फ्लो। हो गया? लिखना, रीनल फ्लो इज नियरली 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट। इट इज नियरली 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का कितना होता है? 20%। आउटपुट लिखना, कार्डियक नहीं बेटा, कार्डियक आउटपुट जो हार्ट 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करता है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया है। चलो आगे देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन में। आगे लिखना, डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टियोल, डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल, ए एफरेंट आर्टियोल is greater than diameter of efferent arteriole, greater than diameter of efferent arteriole. Diameter of efferent arteriole. So GHP ब्रैकेट लिखना, 60 mm Hg, created या exerted on blood। हो गया? लिखना, BCOP ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP और अपोजिट टू किसके अपोजिट होती हैं? GHP। सो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज 10 mm Hg, 10 mm Hg, 10 mm Hg, which is responsible for ultrafiltration और glomerular filtration ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। हो गया? आगे लिखते हैं, फिल्ट्रेट does not contain ब्लड सेल्स, तीनों तरह की कोई सेल नहीं होती, ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्रोटीन्स। अगर ये आने लगे तो बेटा एबनॉर्मेलिटी है,
मतलब किडनी काम नहीं कर रही है। ब्लड प्रोटीन, ब्लड सेल्स एंड ब्लड, हो गया, लाइन चेंज करके। वन 125 मिलीलीटर filtrate produces per minute so one healthy human या healthy person produces या filter 180 liter produces 180 liter filtrate per day, liter filtrate per day, per day। देखना, लेस देन 1% ऑफ फिल्ट्रेट, लेस देन 1% के बाद ब्रैकेट बना लेना, लेस देन 1% ब्रैकेट लिखना 0.8%, लेस देन 1% ब्रैकेट 0.8% ब्रैकेट बंद ऑफ फिल्ट्रेट चेंज इनटू यूरिन, change into urine. So normal human excrete nearly 1 to 1.5, 1 से 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे। हो गया? हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग बनाना बेटा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इस सिस्टम में हम वो पढ़ेंगे कि जो इतना 180 लीटर था वो इतना थोड़ा कैसे हो गया, रीएब्जॉर्प्शन। इस मंथ में कोई और छुट्टी उट्टी है सामाजिक? नहीं, तो उससे अपने को फ़र्क पड़ता नहीं। स्कूल वाले बच्चे तो आज मना रहे हैं, अभी मैं बच्चे को वहीं छोड़ने गया था इसलिए देर हो गई, बस निकल गई, फिर उसको ले जाके स्कूल छोड़ो। एक तो आजकल पता नहीं क्या पोशाक पहना देते, यहाँ बांध दिया, टीका लगा दिया, ये वो। हाँ हाँ, उसको उसी लिए तो छोड़ने गया था, बस में तो उसको तो सब धुल जाते। तो ये लफड़े हैं। वही मैं सोचा कोई छुट्टी उट्टी है तो कर देंगे संडे को। तुम लोग तो शाम तक मार्केट में ही रहते हो हैं? शाम को क्लास होती है ना तुम लोगों की, फिजिक्स की? किसकी? अच्छा, एक्स्ट्रा ले रहे हो। तुम तो पढ़ने वाले हो, मैं ऐसे वैसे की बात कर रहा था। चलो आगे देखें। हम बात कर रहे थे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की। मैंने गलत क्या बोला? मैंने झूठ बोला क्या? या बोल तो झूठ बोला, या मान लो बात को। चलो ठीक है, इधर देखो बेटा, आदित्य कुसुम से बात मैं कर रहा हूँ। हम लोग बात करेंगे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की। बेटा यहाँ देखना, जहाँ फिल्ट्रेट जो आया हुआ है ना, आपको बताया गया ब्लड का सब कुछ आ जाता है, केवल ब्लड सेल और ब्लड प्रोटीन नहीं आ जाता। इसका मतलब ब्लड में जो भी घुला हुआ न्यूट्रिएंट है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सही है ना, बाकी शुगर, पानी,
और जो बाकी केमिकल्स हैं, हॉर्मोन्स, वेस्ट मैटर, जो एक्सक्रीटरी मैटर है, मेटाबॉलिक वेस्ट, वो सारे के सारे यहाँ आ गए, सारे आ गए। अब क्या होगा? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब हमें क्या करना है, जो चीज़ें आई हैं उन्हें एब्जॉर्ब करके ले जाना है। उन्हें एब्जॉर्ब करके ले जाना है। सबसे पहला रीएब्जॉर्प्शन होगा पीसीटी में, फिर डिसेंडिंग आर्म में, फिर असेंडिंग आर्म में, फिर डीसीटी में। बेटा ध्यान देना, सबसे पहली चीज़ पीसीटी में क्या क्या रीएब्जॉर्ब होगा। आपने पढ़ा है, हेडिंग का नाम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सवाल है यहाँ क्या क्या रीएब्जॉर्ब होगा। बेटा ध्यान देना, यहाँ जो है आपके पास ग्लूकोज भी है, पानी भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, क्लोराइड भी है, हार्मोन भी है, क्रिएटिनिन भी है, फॉस्फेट भी है, सल्फ़र भी है, सारी चीज़ें हैं ब्लड में जितना घुल सकती हैं। अब एग्जामिनर अंकल आपसे पूछेंगे पहला सवाल कि टोटल फिल्ट्रेट का कितना % लगभग यहाँ रीअब्जॉर्ब होता है। नहीं, इतना बड़ा डेटा भी नहीं होता बेटा। मैं बताऊं, पानी की बात करें या टोटल बात करें बेटा, नियरली 90% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन ये चीज़ तो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। सवाल यह है कि जो डायरेक्टली नहीं मिले, एग्जामिनर आपसे पूछेगा फिल्ट्रेट से कौन सा सब्सटेंस पहले रीअब्जॉर्ब होगा। पहले बेटा एक बात बताना, आपसे एक सवाल, सिंपल सा सवाल है, अगर आपको भूख और प्यास दोनों लगी हो, या आप नॉर्मल कंडीशन में हो, ज़्यादा तेज़ भूख प्यास नहीं लगी, आप अभी घर से गए और सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, और आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कल तक के लिए, कल तक ज़िंदा रहने के लिए आपको भोजन चाहिए कि पानी? मतलब कल तक आप बिना खाने के चल जाओगे लेकिन पानी चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं भोजन चूज करूँगा। क्यों? क्योंकि भोजन के मेटाबॉलिक के साथ हमें पानी तो मिल जाएगा, लेकिन पानी के साथ भोजन नहीं मिलेगा। तुम एक हफ्ता जी लोगे। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, हाँ, कुछ भी नहीं करना है। मतलब यहाँ सिर्फ हमें समझाना था, तुम लोगों को समझाना भी अजीब होता है, बोलो कुछ समझ के कुछ जवाब तीसरा दे देते हो। इधर देखो, मतलब इन दोनों में इम्पोर्टेंट क्या है, हम सबसे पहले एब्जॉर्ब करेंगे ग्लूकोज। ये बेटा ये इसके ऊपर कपड़ा क्यों लगा लिया? ये ऐसा हमने देखा था बेटा, ये जो हमारे वहाँ वो जो बाइक पे दूध बेचने वाले आते हैं ना, वो जूट का बोरा जो होता है ना, उसको दूध कंटेनर लगाए रहते हैं, उसमें पानी के छींटे भी मारते रहते हैं, गिर, हाँ वही वाला सिस्टम है, वही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये वैसे ही है तो फिर इसमें लगाने की जरूरत थी नहीं। इधर देखो, कोई होगा कंसेप्ट। बेटा देखो, वहाँ बहस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका एक क्राइटेरिया है, पहले थप्पड़ मारेंगे। अब आप असमंजस में रोना है कि नहीं रोना है, रो दिए तो एक थप्पड़ और, रोना मत, अगर नहीं रो तो एक थप्पड़ और, इतना बेशरम रोता भी नहीं है तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है कि माँ के थप्पड़ के बाद रोना है कि नहीं रोना है। ठीक, इधर देखो भाई, अब जयदीप सोच रहा अच्छा रोना भी होता है, हमें तो लाठी से कुटते हैं, बेटा बाकी थप्पड़ से कुटते हैं। इधर देखो, वैसे इसकी मम्मी इसको नहीं डांटती, इसका पूरा बोझ उठाते इसके दादाजी, हाँ, और इसीलिए बिगड़ भी रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, क्योंकि दादा का प्यार तो अलग ही होता है। इधर देखो, सबसे पहले बेटा एब्जॉर्ब होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद एब्जॉर्ब होगा पानी। पानी को H2O के बजाय हम वाटर लिखेंगे, क्या होगा? वाटर। इसके अलावा केवल इन्हीं में कंपेयर करते हैं, और पानी में घुली चीज़ें पानी के साथ जाती रहेंगी। अब एग्जामिनर अगला सवाल पूछेगा यहाँ क्या क्या एब्जॉर्ब होगा? शुगर, वाटर, सॉल्ट, Na+, Cl-, K+ भी होता है, HCO3-, बस मेनली हम ये लिख लेते हैं। इसके अलावा ध्यान देना बेटा, यहाँ पर फॉस्फेट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा
लेकिन सल्फर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, क्रिएटिनिन रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। आपको याद है मैंने जब आपको पिछला चैप्टर पढ़ाया था, मैंने स्टारवेशन वाली बात कही थी कि आपको कई दिन भोजन ना मिले, आप भूख हड़ताल पे हो, तो डॉक्टर साहब क्या चेक करेंगे? यूरिन चेक करेंगे। और उसमें मैंने बताया था यूरिन पीला होगा, उसमें क्या होगा? क्रिएटिनिन। मैंने कहा था फॉस्फोक्रिएटिनिन टूटेगा और एनर्जी देगा। अब वही देखो, फॉस्फेट यहाँ है, रीअब्जॉर्ब वापस बॉडी में चला जाएगा, ब्लड में, लेकिन क्रिएटिनिन क्या करेगा? यूरिन के रास्ते बाहर चला जाएगा। हाँ बेटा, किसमें? हाँ, उनका अपना क्राइटेरिया। देखो बेटा, पॉलिटिक्स और क्रिकेट दो से मैं दूर रहता हूँ, तीसरा मूवी इनसे दूर ही रहता हूँ। इधर देखना, ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होगी। अभी तक आपको बताएं, यहाँ पर पीसीटी में अगर हम देखें तो ये जो फिल्ट्रेट बना हुआ था, इसको अगर देखें तो अपने सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग जो ईसीएफ वगैरह होगा उसके आइसोटोनिक होता है, मतलब सराउंडिंग का कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन लगभग बराबर होता है, सेम होता है, कहेंगे आइसोटोनिक। अब ध्यान देना, अब आप इस लाइन के नीचे आओ, ये लाइन के नीचे मेडुला में आ गए, हेनले लूप में, ये हमारा डिसेंडिंग आर्म है, ये असेंडिंग आर्म है। आपको बताया गया था जो डिसेंडिंग आर्म है वो किसके लिए परमेबल है? पानी के लिए। किसके लिए? इम्परमेबल किसके लिए है? सॉल्ट के लिए। किसी भी सॉल्ट के लिए इम्परमेबल है, मतलब यहाँ पानी 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 सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर पानी, आप तो केमिस्ट्री वाले हो, आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी सॉल्यूशन का हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकाल दें, सोल्यूट ना निकालें, तो कैसा होगा? कंसनट्रेट हो जाएगा। सराउंडिंग का फ्लूइड के इक्वल था, दो सॉल्यूशन इक्वल कंसंट्रेशन के हैं, एक का पानी निकाल दो तो एक कंसंट्रेटेड, एक दूसरे कंपेयर में डाइल्यूट, मतलब ये क्या हो गया? हाइपरटोनिक। जो कंसंट्रेटेड हो गया उसको अभी आप समझो क्या? हाइपरटोनिक। लेकिन ये वर्ड बनाए कैसे जाते हैं मैं बाद में बताऊंगा, ठीक, जब कंसेप्ट आएगा तब। तो ध्यान देना कि अब यहाँ पे गाढ़ा हो गया, क्या हो गया? हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब जिस सोल्यूशन से आप पानी निकाले हो उसी सोल्यूशन से एसिडिक आर्म क्या होता है? सॉल्ट के लिए परमेबल। उसी सोल्यूशन से अब आप सोल्यूट निकालना शुरू कर दो, पानी तो नहीं निकाल रहे हो, सोल्यूट निकाल रहे हो, धीरे धीरे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूट की कमी होने की वजह से डाइल्यूशन की ओर चला जाएगा। सही है ना? यही कंसेप्ट है केमिस्ट्री का। मोलैरिटी आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं समझ में आ रही क्या बात? ना आए तो बेटा बता दूं, कुछ और बात थी। चलो, नहीं, कल जन्माष्टमी है ना, तो लीला होगा तो कई लोगों को साइड में अलग भी एक्टिंग करनी पड़ती है, वही वाली बात थी। नहीं चलो इधर देखो, जब सोल्यूट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे? अगर बराबर हो कंसंट्रेशन तो आइसो, जिसका ज़्यादा वो हाइपर, जिस अगर कम हो गया तो हाइपो। अब बेटा यहाँ ध्यान देना है आप, यहाँ पर हमने कोई भी फोर्स नहीं लगाया, कोई कंडीशन नहीं लगाई, कोई एजेंट यूज नहीं किया, ये प्यार से अपने आप रीअब्जॉर्ब होते रहे। लेकिन जैसे हम यहाँ पहुँचते हैं डीसीटी में, यहाँ एब्जॉर्ब होगा बेटा पानी और यहाँ एब्जॉर्ब होगा सॉल्ट, Na+, Cl-, K+, यही होंगे। लेकिन यहाँ जो कहानी है वो थोड़ी सी अलग है। कहानी अलग ये है कि यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन अपने आप नहीं होगा, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होगा कंडीशनल। कैसा होगा? कंडीशनल। कंडीशनल मतलब कोई कहेगा कि भाई एब्जॉर्ब हो जाओ, अब वो कहेगा कौन? कहने वाला कौन है? वो है हार्मोन। कौन है? हार्मोन। यहाँ बेटा ध्यान देना, पानी का रीएब्जॉर्प्शन, सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन अनकंडीशनल है, यहाँ भी अनकंडीशनल है। भाई ज़्यादा मात्रा इसलिए चला गया, लेकिन यहाँ पे कंडीशनल है। कंडीशनल में बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सवाल है कि वाटर और सॉल्ट का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? डीसीटी में। अब वो एजेंट कौन है? वो हार्मोन कौन है जो कंडीशन प्रोवाइड करते हैं भैया आप एब्जॉर्ब हो जाओ? आपके घर में पढ़ने के लिए सबसे बड़ा कंडीशन आपके फादर है, वो बिना डांटे सब कुछ, उनकी प्रेजेंस ही आप काम कर देती है। बस इतना बोलते हैं 8 बज गए, आज पढ़ाई, आज होमवर्क नहीं मिला है क्या? नहीं, बस पढ़ने जा रहे थे, बस तुरंत। सही है ना? इतना ही काफ़ी है। उसी तरह ये सोच रही, अच्छा ऐसा भी होता है, हम तो उल्टा डांटते हैं, हाँ पापा आ गए ऑफिस से, चलो
चलो इधर देखो, इन जनरल बात मैं करता हूँ। अब कहाँ पर आपका वर्चस्व है उससे हमसे मतलब हैं, मानो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब घर वाले भी इसे झेल रहे हैं, चल बेटा चल जो कर ले। इधर देखो, अब देखो वो हार्मोन के नाम बेटा जो सॉल्ट वाले होते हैं, जो सॉल्ट को स्टिमुलेट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन को, वो है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन बेटा पता है इस चैप्टर में हार्मोन का यूज है, बट हार्मोन वाला चैप्टर सबसे लास्ट है, ठीक। तो यूज है वो मैं पढ़ा दूंगा और इत्मीनान से कि आपको क्लियर भी हो जाएगा। और पानी के लिए जो है वो है ADH। वैसे इसका नाम आपको पढ़ाया था वैसोप्रेसिन। ADH तो इसका डेराइव्ड नेम है जो इन जनरल सबको पता रहता है और जो बुक में लिखा है। अब बेटा मैं बताऊं अभी करते क्या हैं। ADH आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, आपके लिए मतलब सवाल के लिए। ADH एक ऐसा हार्मोन है जो DCT के अंदर, अब समझना इस बात को, पानी के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, पानी के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। मतलब ADH बढ़ा, पानी का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया मतलब पानी यहाँ से निकल के ब्लड में चला जाएगा। मतलब यहाँ से निकल के ब्लड में चला गया मतलब जो यूरिन जाएगा उसमें पानी कम है, मतलब यूरिन गाढ़ा हो गया। बात को समझो ना, बात समझ में आई? आगे बेटा देखो हमारे पास जैसे ये पाइप से पानी जा रहा है, अब यहाँ आप लीकेज कर दो तो इधर पानी कम हो जाएगा ना। मतलब यहाँ जब पानी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो गया तो फिल्ट्रेट में पानी का अमाउंट कम हो जाएगा, फिल्ट्रेट में पानी का अमाउंट कम हो जाएगा। समझ गए? जब फिल्ट्रेट में पानी का अमाउंट कम हो जाएगा तो यूरिन हमारा गाढ़ा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतना तो सबको समझ में आ जाती है कभी न कभी, लेकिन जब सवाल आएगा तो वो समझ में आना चाहिए। तुम लोगों में कोई एब्सेंट भी है क्या? हाँ? हाँ? बस तब अंशु तो बीमारी है। चलो इधर देखना। अब सवाल ये है कि बेटा इधर देखना, सवाल ये है अगर ADH का सिक्रीशन बढ़ जाए तो इसका काम क्या है? रीअब्जॉर्प्शन कराना। तो रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, यूरिन गाढ़ा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। सही है ना? अगर ADH का सिक्रीशन कम हो जाए, रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, मतलब इस पाइप में पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, ब्लड में कम जाएगी, तभी तो यहाँ ज़्यादा रहेगी। मतलब पानी का रीअब्जॉर्प्शन कम हुआ मतलब फिल्ट्रेट में पानी ज़्यादा है, मतलब यूरिन में पानी ज़्यादा है, यूरिन डाइल्यूट है। अगर डाइल्यूट है तो यूरिन का अमाउंट भी ज़्यादा है। इसका मतलब जो 1.5 लीटर नॉर्मली बनता था अब वो 1.5 लीटर से ज़्यादा बनेगा। 1.5 लीटर से जब ज़्यादा बनेगा तो उस इंसान को ज़्यादा बार यूरिनेशन भी जाना पड़ेगा। ये तो ऑब्वियस ही बात है। उस कंडीशन को जब ज़्यादा यूरिन बन रहा है और ज़्यादा बार यूरिनेशन करना पड़ रहा है, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीयूरिया। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया। समझ गए? अब ये जो पॉलीयूरिया हुआ, अब सवाल समझना, और ये जो कंडीशन मैंने बताया है एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि 1.5 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा। जब ये सप्रेस होता है हार्मोन तो ये 1.5 लीटर कम से कम 10 लीटर से 15 लीटर तक में चेंज हो जाता है। अब जिसको 10 से 15 लीटर यूरिन बनेगा डेली, उसके लिए तो मुसीबत ही है। तो इस बीमारी को हम लोग नाम दे देते हैं ओवरफ्लो की बीमारी। क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो हो रहा है भाई, उसकी बॉडी से खूब सारा पानी निकल रहा है। ये मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी ऐसे नहीं बताएंगे क्योंकि वो नाम लिखा देंगे। मैं बता रहा हूँ आपको। ओवरफ्लो के लिए साइंस में एक वर्ड है डायबिटीज़। क्या है? इसका मतलब जिसको बार बार यूरिन होता है उसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज़। अब हिमांशी सोचे कि उसमें तो हमने सुना था शुगर निकलता है। वही तो ना, आधा आधा ज्ञान है, पूरा सुनो। डायबिटीज़ का मतलब होता है ओवरफ्लो, बार बार यूरिनेशन करना। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, आपके सब्जेक्ट में 2 डायबिटीज़ हैं, एक जो पढ़ा रहा हूं, एक जो आगे आएगा। इस डायबिटीज़ में बेटा ध्यान देना, ओवरफ्लो हो रहा है इसलिए नाम हो गया डायबिटीज़। लेकिन जो यूरिन निकल रही उसमें पानी ज़्यादा है। अगर कोई शरबत है, सॉल्यूशन है,
1 गिलास, उसका टेस्ट नॉर्मल है, बढ़िया है, उसमें आप 10 लीटर पानी डाल दो, टेस्ट रहेगा कि टेस्ट लेस हो जाएगा? उसी तरह यह यूरिन हो जाएगा टेस्टलेस। कैसा हो जाएगा? टेस्टलेस। अब ओवरफ्लो हो रहा है और टेस्टलेस है, इसलिए इस बीमारी का नाम होगा डायबिटीज इंसिपिडस, ओवरफ्लो विदाउट टेस्ट। इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, ओवरफ्लो विदाउट टेस्ट। लेकिन बेटा सुनना, अगर यही दूसरे डायबिटीज़ की बात करें जहाँ इंसुलिन की कमी से होता है, अगर वहाँ इंसुलिन कम हो गया तो यूरिन में ग्लूकोज निकलेगा, तो वहाँ क्या होगा? पानी भी ज़्यादा है, ग्लूकोज भी ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा निकल रहा है तो डायबिटीज़। ग्लूकोज है तो वो मीठा है, और मीठा के लिए वर्ड आता है शहद, शहद मतलब मेलिटस। क्या होगा? मेलिटस। उसका नाम हो जाएगा डायबिटीज़ मेलिटस। जहाँ पर बार बार यूरिनेशन हो और यूरिन मीठा हो उसे कहेंगे डायबिटीज़ मेलिटस, जिसे कॉमनली हमारे इंडियन पॉपुलेशन कहती है शुगर का पेशेंट। लेकिन ये वो वाला केस नहीं है, ये वाला केस है जहाँ पर एडीएच सप्रेस हो गया है और बार बार यूरिनेशन करना पड़ रहा है, इसे कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। एग्जामिनर अंकल एक कदम आगे की सोचते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि एक बात बताइए, अगर बियर पी लें या अल्कोहल पी लें, कोई भी अच्छा खासा पैक लगा लें, तो यूरिनेशन बार बार क्यों होता है? और फिर उन्होंने कहा ऐसा काम तो कॉफ़ी और चाय के साथ भी होता है। युवक हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, कॉफ़ी है, चाय है, अल्कोहल है, इनका सेवन करने से आपका एडीएच सप्रेस हो जाता है। एडीएच सप्रेस होने से बार बार पॉलीयूरिया होती है, बॉडी से वाटर लॉस होता है। यहाँ तक तो पूछते तो आप बता देते। उन्होंने कहा कि ये जो सब्सटेंस है ना, चाय कॉफ़ी और शराब, इन्हें कहेंगे क्या? इन्हें कहेंगे, अब समझना कैसे नाम निकालेंगे बेटा, ध्यान देना। एडीएच क्या करता है? पानी को रीअब्जॉर्ब कराता है, तो फिल्ट्रेट में पानी की मात्रा कम करता है, मतलब यूरिनेशन की मात्रा कम करता है, मतलब यूरिनेशन जाने से रोकता है। इसे कहेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या बोलेंगे? डायूरेसिस नहीं होती बार बार। अब लेकिन वो क्या कर रहे हैं? चाय कॉफ़ी अल्कोहल सप्रेस कर दिया, बार बार यूरिनेशन हो रहा है, उसे कहेंगे डायूरेटिक सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? इसका मतलब चाय कॉफ़ी और अल्कोहल कैसे होते हैं? डायूरेटिक सब्सटेंस। ये पॉलीयूरिया कॉज करते हैं। AIPMT 2015 में यही आया हुआ था कि ये जो चाय अल्कोहल और कॉफ़ी है, इन्हें क्या कहा जाता है? ये डायूरेटिक सब्सटेंस होते हैं। उसके बाद 2-3 साल बाद पेपर में आया था कि ये करते क्या हैं, तो आप बताना एडीएच को सप्रेस कर देते हैं। पॉली मतलब कई बार, यूरिया मतलब यूरिनेशन, कई बार यूरिनेशन करें। बेटा एडीएच के बारे में बताएं, सिक्रीट होता है ब्रेन से, रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब कहोगे ये कौन सा चक्कर है? ये वहीं बताऊंगा। एक्चुअल में सिक्रीशन होता है ब्रेन का, हाइपोथैलेमस का, स्टोर रहता है पिट्यूटरी में, और इसीलिए कहीं कहीं बुक में लिखा है सिक्रीट फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस, बट ये गलती कभी मत करना। मैं इसीलिए लिखाता हूँ कि रिलीज फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस, इट इज सिक्रीशन ऑफ नर्व ऑफ हाइपोथैलेमस, न्यूरो सिक्रेटरी सब्सटेंस होता है। लेकिन बुक वाले क्या हैं? सिक्रीट फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी। आंसर गलत। जैसे गॉल ब्लैडर में बताया था कि वहाँ से बाइल जूस निकलता है, सिक्रीट नहीं होता, सिक्रीट लीवर से होता है, बट निकलता गॉल ब्लैडर से, क्योंकि वहाँ स्टोर रहता है। वही कहानियाँ होती है। चलो इतनी बात हो गई बेटा। हाँ वो मैं बताऊँगा। चाय कॉफ़ी मैं बता दे रहा हूँ कि अल्कोहल तो अल्कोहल ही है, चाय में थीन होता है, कॉफ़ी में कैफीन होता है। ये कई एक काम करते हैं, मैं आपको बताऊँगा जब अल्कोहल ड्रग्स से भी बताऊँगा तब। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं।